वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे आगे का पोर्शन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस में? मतलब कोई भी रिसोर्स अगर है, वो चीज़ हमारे काम की है तो उसको डेवलप होना ज़रूरी है। पर कोई भी रिसोर्स डेवलप होने की वजह या फिर डेवलप होने के पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी अगर कोई रिसोर्स है, अगर वो डेवलप हो रहा है तो उसके डेवलप होने में क्या प्रॉब्लम आते हैं, और अगर कोई रिसोर्स है जो कि डेवलप है ऑलरेडी तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम जो है वो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब हो क्या रहा है कि रिसोर्सेस सभी के लिए अवेलेबल है, पर वो यूटिलाइज कुछ ही लोग कर रहे हैं। कुछ लोग रिसोर्सेस को जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका फ़ायदा वो उठा सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो लोग क्या करते हैं कि माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करने की वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा खोदे जाते हैं, ज़मीन में से निकाले जाते हैं। ठीक है, और जो माइनिंग का मालिक होता है, माइन का मालिक होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले इसलिए वो ऐसा करता है। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस होते हैं ताकि लोग अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरतों को यानी यहाँ पे ग्रिड बोला है तो ग्रिड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। दूसरा, accumulation of the resources in few hands which in turns divide the society into two segments। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि रिसोर्सेस अगर किसी एक के हाथ में चले जाए तो होगा क्या, वहां पे अनसेटिस्फैक्शन हो जाएगा सोसाइटी में। जैसे कि कुछ लोग रिसोर्सेज ज़्यादा उनके पास होने की वजह से या फिर सारे रिसोर्सेज उनके हाथ में होने की वजह से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, और जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है वो रईस नहीं हो पाएंगे, कम रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले गांव में क्या होता था, पाटिल हुआ करता था। पाटिल के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, यानी पाटिल के पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे और इसीलिए गांव का पाटिल रईस हुआ करता था। और जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उनके पास खेती कम थी, ज़मीन कम थी, इसलिए वो क्या थे, गरीब थे, गुलाम थे एक तरह से। ठीक है, तो रईसी और गरीबी ये भी रिसोर्स पे डिपेंड करती है कि अगर जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है वो ज़्यादा पैसे वाला होता है, और जिसके पास कम रिसोर्सेस है वो कम पैसे वाला होता है। दूसरा, इनडिस्क्रिमिनेट explosion of resources had led to the global economical crisis, global warming, ozone layer depletion, environment pollution, land degradation। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप जानते ही हो कि ग्लोबल वार्मिंग, इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस नॉट इकोनॉमिकल, तो इकोलॉजिकल क्राइसिस और बाकी चीज़ें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर भी डिप्लेशन हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ते जा रहा है। जैसे एटमॉस्फेरिकल टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो अंटार्कटिक अटलांटिक के बर्फ है वो पिघलेंगे, सी की लेवल ऊपर आएगी और बाढ़ की स्थिति बनेगी, जैसा केरला में हुआ था। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे भी अरुणाचल प्रदेश और ये जो है जहाँ पे हिमाचल है, जहाँ पे बर्फ है, वो गर्मी से पिघलेगी और वहाँ पे नदियों में बाढ़ आएगी। तो इस तरह के क्राइसिस भी हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, तो आपको भी पता होगा कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से, लैंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या फिर डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं सोसाइटी को। दूसरा, रिसोर्स प्लानिंग। There is region in which the resource is certain, resource rich in a certain type of resources, but are they deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have
acute shortage of some vital resources। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ एरिया जो है हमारे देश में, वो कुछ अच्छी तरह से डेवलप है और कुछ अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। कुछ के पास अच्छे खासे रिसोर्सेस है, कुछ के पास नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है या फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन है, वहाँ पे अच्छी खेती होती है। पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, यहाँ पे अच्छी खेती होती है। वैसे ही अगर आप विदर्भ की बात करते हो तो विदर्भ एरिया जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे खेती अच्छी नहीं हो पाती बिकॉज वहाँ पानी का प्रॉब्लम होता है। वही अगर आप महाराष्ट्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करते हो, यानी कि मुंबई, पूना, थाने, इस साइड की बात करते हो, तो वहाँ पे खेती अच्छी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप खेती कर सकते हो, मराठवाड़ा साइड में खेती कर सकते हो। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कुछ जगह पूरी तरह से रिसोर्स से फुलफिल है, पूरी तरह से वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है, और कुछ जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर वो महाराष्ट्र हो, इंडिया हो, हर जगह ये चीज़ कंडीशन है। जैसे कि कुछ जगहों पे हिली एरियाज है। ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्थ साइड में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद कश्मीर, लद्दाख, ये नॉर्थन जो एरिया है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ खेती नहीं हो पाती। तो वहाँ के लोगों को कुछ अलग एडवांटेजेस है, बट कुछ डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ खेती नहीं हो पाती है, वहाँ पे चावल, गेहूँ, अनाज नहीं हो पाता है। तो वो वहाँ पे डिफिशियंट रह जाती है, वो एरिया डिफिशियंट रह जाती है। डिफिशियंट यानी कि कम रह जाती है, वहाँ पे कमी है इन चीज़ों की, अनाज नहीं हो पाता है। हाँ, वहीं पे अगर आप फ्रूट्स बोलो तो वहाँ पे अच्छी खासी फ्रूट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ पे औषधि बोलो, औषधि वनस्पति के लिए वो इनरिच है। पर जो हम लोग का कहेंगे कि हम लोग रोटी हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, तो इसमें वो पीछे रह जाते हैं। तो हमको रिसोर्स को प्लान करना होगा। रिसोर्स प्लानिंग इसीलिए जरूरी है, रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको रिसोर्स अवेलेबल कराने हैं, कहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेस ज़्यादा है और कहाँ पे रिसोर्सेस कम है। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ के रिसोर्सेस को, जहाँ कम है वहाँ पे प्रोवाइड करना ही रिसोर्स प्लानिंग कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना जरूरी है। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच ऑफ द मिनरल एंड द कोल डिपॉजिट। तो देखो यहाँ पे झारखंड और मध्य प्रदेश जो ऐसे एरिया है, ठीक है, एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और तुमको अगर पता होगा कि जो झारखंड है वहाँ पे वासेपुर है, वो वासेपुर ऑलमोस्ट कोयले की खदान के लिए फेमस है। दूसरा, झारखंड में ही आता है टाटा। ठीक है, जमशेद टाटा, टाटा नगर हम लोग कहेंगे उसको। तो टाटा नगर इंडिया का सबसे ज़्यादा इस्पात प्रोड्यूस करने वाला कारखाना है, यानी कि आयरन ओर्स पाया जाता है वहाँ पे। साथ ही साथ वहाँ कोयला भी पाया जाता है। धनबाद, आपको पता होगा, धनबाद सबसे बड़ी कोल माइंस जो इंडिया की है वो धनबाद साइड में है। तो ये सब आता है झारखंड में। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मिनरल्स, उसके बाद आपको मिनरल्स में देखो, मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मिनरल्स में आपको खनिज जिसको हम बोलेंगे, यानी कि फॉस्फेरेट, उसके बाद आयंस, ओर्स, ठीक है, हीरे, ये भी मिनरल्स में आपको हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। खदान है, कोयला हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी सेम उसी तरह से है, पर मध्य प्रदेश का पूरा एरिया नहीं है, उसका जो एरिया है जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resource but lack of infrastructure and development। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है और वहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़ी नदियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के पास में है। जब भी गर्मी होती है, हिमालय से पानी पिघलता है, हिम पिघलता है, यानी बर्फ पिघलती है और वो नदियों में आती है, और इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में पानी की कमी कभी नहीं होती। पर वही आप देखते हो तो गर्मी में महाराष्ट्र हो गया और केरला हो गया, इस साइड में प्रॉब्लम्स आ जाती है पानी की। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पठारी भाग में जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे पानी की कमी है। और जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जैसे देश है, मतलब राज्य है, वहाँ पे पानी की कमी बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ पे हिली एरिया होने की वजह से वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, तो हर जगह पे यही हो रहा है कि रिसोर्सेस को
प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगहों पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, कुछ जगहों पे अच्छे रिसोर्स नहीं है। जैसे आपने देखा था केदारनाथ जो है वो उस वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, ठीक है। क्यों आई थी? बिकॉज वहाँ के बर्फ ग्लेशियर एकदम से पिघलने लगा था गर्मी की वजह से, और वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो वही जो पानी के रिसोर्सेस है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उन रीजन के लिए जो रीजन में पानी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान is very well endowed with solar and wind energy but lack of the water resource। अब यहाँ पे देखो, अरुणाचल प्रदेश में पानी ही पानी है, और राजस्थान और गुजरात जैसे जो जगह है, ठीक है, स्पेशली राजस्थान जैसी जगह है, वहाँ पे पानी की किल्लत है, वहाँ पे बरसात ही नहीं होती, वहाँ रेगिस्तान है, सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। पर अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सोलर प्लांट नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धूप ही कम पड़ती है। तो वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, सोलर एनर्जी के लिए डिफिशियंसी है। वैसे ही राजस्थान में पानी के लिए डिफिशियंसी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पानी ज़्यादा है, तो राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी को पैदा करने की ताकत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग राजस्थान की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे पानी कम है, पर वहाँ पे सोलर एनर्जी का भंडार है, यानी कि वहाँ पे धूप ही धूप है, और इसलिए हम लोग वहाँ पे सोलर प्लांट और विंड पावर स्टेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग। अगर मैं कोल्ड डेजर्ट की बात करूं तो अभी राजस्थान में हमने देखा कि डेजर्ट है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, वहाँ पे रेतीले मतलब प्रदेश है, ठीक है, रेत का रेगिस्तान बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पे है। तो वैसे ही कोल्डेस्ट लद्दाख, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख में भी डेजर्ट है पर वो कोल्डेस्ट है, ठीक है। एक तरफ गर्मी वाला डेजर्ट था राजस्थान में, और यहाँ पे लद्दाख में है ठंडी वाला, यानी कि भयंकर ठंडी वाला, यानी माइनस में भी वहाँ पे टेम्परेचर चले जाता है। तो ऐसी जगहों पे इट इज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, एंड वहाँ पे डिफिशियंसी है पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वाइटल मिनरल्स की। अब देखो, मध्य प्रदेश में वाइटल मिनरल्स मिल रहे थे, वहाँ पे पानी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पानी है, पर लद्दाख में जैसे आप जाते हो वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा, टेम्परेचर कम है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग का काम क्या है? जहाँ पे रिसोर्स है वहाँ के रिसोर्स को वहाँ भेजना जहाँ पे रिसोर्स नहीं है। तो हम लद्दाख में क्या कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, लोगों को पानी अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स अवेलेबल करा सकते हैं, और वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से मतलब काम में ऐसे डेवलपमेंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि चाइना और इंडिया का भी वही लद्दाख को लेके चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, रोड बना रहा है, और इंडिया भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें चल रही है। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अभी तक हमने देखा कि रिसोर्स को प्लान करना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिसोर्सेस हैं, ठीक है। ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पे पूरी तरह से डेवलप है, यानी पूरे रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रिसोर्स को इधर से उधर प्लान करना है, इधर के रिसोर्स उधर हम भेज सकते हैं और उधर के रिसोर्स इधर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पहली चीज क्या इन्वॉल्व करती है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्स क्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। यानी पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी और कौन से टाइप की रिसोर्सेस अलग अलग कंट्री में, मतलब हमारे देश के यानी हमारी कंट्री के अलग अलग भाग में अवेलेबल है। तो पहले उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व द सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव estimate and the measurement of the resources। this involves the survey, mapping and ये सब चीज़ें। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, कितने प्रमाण में कौन सी चीज़ कौन से राज्य में अवेलेबल है, यानी अगर पानी अवेलेबल है तो कितना अवेलेबल है, अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो कितने पानी की वहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कि राजस्थान में पानी अवेलेबल नहीं है, पर वहाँ पे कितने लोग हैं और उनके हिसाब से उनको कितना पानी लगता है, हमको वो मैपिंग करनी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश में पानी है तो कितना पानी है और कितना एक्स्ट्रा पानी है, यानी वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को फुलफिल करने के बाद कितना पानी वेस्ट हो रहा है, ताकि हम लोग वो राजस्थान तक पहुँचा सकें। तो इस तरह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, मैपिंग बनानी पड़ेगी। भाई वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से डायरेक्ट हमको पाइप के थ्रू डालना है, या फिर कोई कैनल बनानी पड़ेगी, या फिर कोई आर्टिफिशियल रिवर बनानी पड़ेगी, तो सारी चीज़ों का मैपिंग करना पड़ेगा।
मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कितने ही ज़रूरत है और कितना एक्सेस अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड एंडो विथ appropriate technology skill industrial setup for implementing resource development plans। अब सिर्फ मैपिंग करके नहीं होगा, आपने पहले मैपिंग अगर कर ली, प्लानिंग अगर कर ली, रिसोर्सेस को सर्वे कर लिया कि कितना है, तो अब दूसरी स्टेप आती है कि हमको उस रिसोर्स को यूज करने के लिए और दूसरी जगह पे जहाँ पे रिसोर्स नहीं है वहाँ पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, वहाँ पे रोड नहीं है तो रोड की ज़रूरत है, कुआं नहीं है तो कुएं की ज़रूरत है, वहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि अगर मुझे हॉस्पिटल चालू करना है तो वहाँ पे मुझे घर मतलब बनाना पड़ेगा, इमारत खड़ी करनी पड़ेगी। रोड बनाना है तो उसके लिए खड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे चाहिए होगा ईंटें, पत्थर, रेती, सीमेंट। अब ये वहाँ पे अगर नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा। दूसरा, अगर मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे स्किल चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम लोग मैनुअल रिसोर्स यानी कि इंसानों की ताकत को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई चीज़ को अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए हम लोग जब प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हैं, तो हमको सारी चीज़ें जो जो वहाँ पे अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करना पड़ता है एज अ रिसोर्स। तो ये दूसरी चीज़ होगी। पहला कि हम लोगों ने मैपिंग कर लिया कि उस एरिया में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि उसको किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। फिर फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर मतलब हम लोगों ने उसको स्केच किया कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये चीज़ मुझे यहाँ से मिलने वाली है। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर भी बना लोगे। और फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर बड़ा करना पड़ेगा। वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए रोड्स बनाने पड़ेंगे। अब चलो मान लो कि अगर आपको लद्दाख में कुछ स्कूल बनानी है, पर स्कूल बनाने के लिए वहाँ तक जाना तो पड़ेगा, उस जगह तक पहुँचना तो पड़ेगा। तो स्कूल नहीं बनाना है, पहले हमको रोड बनाना है। रोड बन गया तो फिर कनेक्टिविटी हो गई, जुड़ गया वो जगह, तो फिर आप वहाँ पे स्कूल बना सकते हो। फिर स्कूल के लिए लगने वाला जो भी मटेरियल है वो बाय रोड आप इजीली ले जा सकते हो। तो इसलिए पहले स्कूल बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब मान लो कि आपने किसी एरिया का, चलो मान लो कि मैं विदर्भ की बात करता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में वर्धा की बात करता हूँ। तो अगर मुझे वर्धा में डेवलपमेंट करना है और मैंने सारी चीज़ें कर ली, मैंने सर्वे कर लिया वर्धा में क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ मिल सकती है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कर लिया। मैंने उसके लिए प्लान कर लिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि हाँ भाई इसके बाद इस चीज़ को करेंगे, इसके बाद इस चीज़ को करेंगे। पर वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो भी डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मर्ज करना ज़रूरी है। यानी कि आप क्या करोगे, पूरा प्लानिंग बनाने के बाद उसको अपने जो आपके नेता है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, जो भी आपको नेता दिए गए हैं, ठीक है, लीडर दिए गए, तो उनसे मिलना पड़ेगा। और उनकी जो स्कीम्स है, क्योंकि गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है, फंडिंग करती है, रोड बनाने के लिए इतना पैसा लगेगा, हाईवे बनाने के लिए इतना लगेगा, स्कूल के लिए इतना इशू किया जाएगा, तो ये सब फंडिंग की जाती है। तो आपको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मर्ज होना पड़ता है और उसके बाद आप उस चीज़ को कर पाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी रोड को बनने के बाद वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि इस रोड को बनाने के लिए इतने इतने रुपए लगे हैं और ये रुपए इतने इस आदमी ने मतलब दिए हैं, ठीक है, या फिर कहो कि इसका उद्घाटन इस आदमी के द्वारा किया गया और इस रोड को बनाने के लिए इतने इतने रुपए लगे। तो इस टाइप के बोर्ड्स आप देख सकते हो। तो वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उसका कॉस्ट पता चल सके सारे लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत थी उस स्ट्रक्चर की, उस रोड की, ठीक है, उनको पता चले कि हाँ भाई ये रोड बनाने में इतना इतना खर्चा गवर्नमेंट को आया। तो जो भी चीज़ आप बनाना चाहोगे रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, उसको मैप करोगे, सर्वे करोगे, डेवलप करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, एंड देन उसके बाद आपका रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच होना चाहिए, जो कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान अथॉरिटी ने बनाई है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, उससे मैच करना पड़ता है, ताकि हमको हमारे जो लगने वाली फंडिंग है, जो पैसे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके। नेक्स्ट, कन्वर्जन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो हो क्या रहा है कि रिसोर्सेस तो है, उसको हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं। यूटिलाइज करने से क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे, फिर से रिसोर्स बन पाएंगे क्या,
कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज अगर रिन्यूएबल है मतलब बनने वाले रिसोर्सेस से तो बन जाएंगे, पर अगर पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ऐसे अगर रिसोर्सेस है तो वो वापस नहीं बन पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, यानी बचा के रखना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा, उसको देखभाल करके रखना पड़ेगा, कम से कम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब सेविंग नहीं होती है। ठीक है, सेविंग एंड कंजर्वेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बचा करके खर्च करते हो। ठीक है, कम से कम अमाउंट में उसको यूज करते हो, इसे कहेंगे कंजर्वेशन। द रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर any development activity, but irrational consumption and overutilization of the resources may lead to social, economical, environmental problem। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोयला अगर जलेगा, धुआं निकलेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ज़मीन में पानी नहीं रहेगा। तो अगर मैं रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और ये प्रॉब्लम्स को अगर अवॉइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को देखभाल करके ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेस। अब सबको पता है कि लैंड एक तरह का रिसोर्स है, जमीन एक तरह की रिसोर्स में कंसिडर की जाती है, बिकॉज लैंड से आप खेती कर सकते हो, लैंड पे आप फ्रूट लगा सकते हो, लैंड से आप जो चाहो वो चीज पैदा कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फूड। ठीक है, तो लैंड में अब हम लोग देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है इंडिया में। ठीक है, पहला फॉरेस्ट। अब लैंड जैसा रिसोर्स है वो एज अ फॉरेस्ट हम लोग को मिला हुआ है। तो जब हम लोग लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो फॉरेस्ट सबसे पहले माइंड में आता है। फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, और जंगल बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के प्रजातियों के या फिर स्पीसीज का घर भी होता है। तो जंगल में अलग अलग टाइप के वन जीवन भी रहता है, वहां से हमको रबर, वुड, उसके बाद औषधि, बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक तरह का हमारा रिसोर्स कहलाएगा। दूसरा, द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब बर्न्ड, वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कुछ जगह होती है जहाँ पे खेती नहीं कर सकते, या फिर बोलो कि खेती के साइड में जो जगह होती है जो बची होती है, जो किसी काम की नहीं होती, सिर्फ आने जाने के काम की होती है, या फिर बोलो कि पड़ित भूमि जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी तरह का खेती वेती नहीं होता, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो लैंड है उसको एज अ रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं, वहां पे आप पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, वहां पे आप बगीचे लगा सकते हो, छोटे छोटे फूल के पौधे लगा सकते हो, क्योंकि फूल भी बेचकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो उसको भी एज ए रिसोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन से, बैरन, बैरन और वेस्टलैंड को। ठीक है, जो पड़ी हुई जमीन है, जो रोड के साइड से जमीन होती है, उसके बाद घर के बाजू की जमीन होती है, नाली के साइड की जमीन होती है जिसपे हम लोग गट्टू डलवा देते हैं ना, तो वैसी जगहों को आप यूज कर सकते हो। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। तो कुछ रास्ते जो है नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी, सॉरी, कुछ जगह नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी यूज होते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चरल होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, उस जगह पे आप रूम बना सकते हो, रहने के लिए घर बना सकते हो, क्योंकि अब खेती के काम की नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, फैक्ट्रीज डाल सकते हो, रोड बना सकते हो, और बहुत सारी यूटिलाइज कर सकते हो बहुत अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट, अब दूसरे अलग तरीके से हम लैंड को यूज कर सकते हैं। कौन से लैंड, अब देखो कौन से लैंड, तो यहाँ पे एक्सक्लूड करना है हमको वो लैंड जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग लैंड, पहला लैंड दिया है उन्होंने, परमानेंट pasture and grazing land, land under the miscellaneous tree crops grows, and land cultivable cultivable land left uncultivated for more than 5 एग्रीकल्चरल ईयर। तो अब ऐसे लैंड, ठीक है, वो लैंड को छोड़ करके जो नीचे दिए गए, जैसे कि चारागाह जिसको बोलेंगे हम लोग, गाय भैंस के चरने के लिए जो जगह होती है वो, वैसे लैंड को छोड़ करके, उसके बाद
कुछ लैंड होती है जिसमें आप लोगों को गाड़ते हो, यानी कि जो लोग मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चियन है तो उन लोगों के लिए एक अलग से ज़मीन दी जाती है ताकि उस पर वो अपने दाह संस्कार कर सके मरने के बाद। दूसरा, द लैंड अंडर द मिसलिनियस क्रॉप्स ग्रोस, मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जहाँ पे होते हैं ऐसे वाले लैंड, जैसे कि मतलब उपजाऊ जमीन अगर वो है तो उसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है, उसको भी यूज नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जगहों पे अलग अलग टाइप की झाड़ियाँ उगती है, ठीक है, मतलब वो उपजाऊ है पर वो उन झाड़ियों के लिए ही उपजाऊ है, उस पर खेती नहीं हो सकती पर वो उपजाऊ है, ठीक है। दूसरा, ऐसे लैंड जिसको 5 साल तक खेती नहीं की गई है, मतलब ऐसे लैंड जिसको 5 साल तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, एग्रीकल्चर ईयर यानी खेती नहीं की गई है, ठीक है। तो ऐसे लैंड को भी आप क्या कर सकते हो, एज ए रिसोर्स कंसिडर कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। पर कहाँ पे यूज करोगे, काम के लिए यूज करोगे, ना कि उसको खराब करने के लिए। खराब इन द सेंस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दो, उसके ऊपर कुछ रोड वोड बना दो, ऐसी चीजों के लिए उसको नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है फैलो लैंड, द करंट फ्लो और द लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। दूसरा, अदर देन फैलो यानी कि लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। तो ऐसी जमीन, ठीक है, ऐसी जमीन को भी आप यूज कर सकते हो जो कि फैलो लैंड है। फैलो लैंड का मतलब होता है कि वो जमीन जो यूटिलाइज नहीं की गई है 1 साल 2 साल से। अब होता कैसा है कि कुछ कुछ जो जमीन होती है वो एक बार सुपीक रहती है और 1 साल तक उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जमीन है जहाँ पे हर साल आप खेती कर सकते हो, साल में 3 फसलें ले सकते हो। बट कुछ जमीन ऐसी हो जाती है बार बार फसल लेने से, बार बार उसके अंदर फर्टिलाइजर डालने से कि वो 1 2 साल छोड़ देना पड़ता है वैसे का वैसे, ताकि वो फिर से उपजाऊ हो सके, ठीक है। तो ऐसे लैंड को भी आप एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हो। दूसरा, 5 साल के लिए जो एग्रीकल्चर ईयर होता है उसको छोड़ करके, मतलब एग्रीकल्चर ईयर जो 5 साल का है, तो अगर उससे ज़्यादा का अगर टाइम है या फिर उससे कम का टाइम है, तो अगर 5 साल से कम उसको यूज़ किए हुए हो गया है तो आप उसको भी एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेट स्नो एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया, सोन सोन यानी क्या होता है, उसमें बुआई करना, ठीक है। तो नेट स्नो एरिया क्या रहेगा, वो एरिया जो कि 1 साल तक एग्रीकल्चर यूज में रही है, प्लस वो एरिया जिसके ऊपर 1 साल तक घास उगी है, ठीक है। देखो यहां लिखा है एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक से ज्यादा बार 1 साल में जिसमें बुआई होती है, प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब देखो, जहाँ पे साल में एक बार बुआई होती है या फिर साल में एक से ज़्यादा बार बुआई होती है, ऐसे जो नेट स्नो एरिया होते हैं उसको आप ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हो, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब है बट ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो नेट स्नो एरिया का कोई मतलब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट या फिर कोई अलग सी चीज़ नहीं है, सीधी सीधी चीज़ है कि नेट का मतलब होता है ओवरऑल और स्टोन का मतलब होता है कि आप उसके अंदर क्या करते हो, पीक लेते हो, यानी कि बुआई करते हो। तो अगर आपने बुआई की है या फिर उसके ऊपर घास आ रही है तो ऐसे एरिया को नेट स्नो एरिया भी कहते हैं। हाँ, अगर कोई एरिया है जहाँ पे घास नहीं उगती है या फिर ऐसी पड़ी रहती है, यानी उसमें पत्थर है, मुरुम है, तो ऐसे एरिया को नेट स्नो एरिया नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजरमेंट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे जो एरियाज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, माइंस है। अब अगर माइंस वहाँ पे है तो क्या होगा, वहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन होगा, यानी कि लैंड जो है हमारी लैंड जो है हमारी वो क्या होगी, डिग्रेडेड होगी, खराब होगी, टूट जाएगी और बिना काम की हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होता है ओवर माइनिंग की वजह से, ठीक है। दूसरा, इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग वहाँ पे होती है। लैंड डिग्रेडेशन के लिए ओवर ग्रेजिंग एक और रीजन बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि रीजन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, यानी कि
हमारे जो भूखलन है या फिर बोलो कि जमीन जो है हमारी खराब हो रही है, ठीक है, भूखलन बोलो या फिर जमीन का खराब होना बोलो, तो क्यों हो रही है? तो जो झारखंड टाइप की जगह है वहां पे ओवर माइनिंग की वजह से हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसी जगह पे ये पठारी एरिया में आता है, और पठारी एरिया में क्या होता है, घास होती है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गाय भैंस बैल बकरी चराए जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग यानी ज्यादा से ज्यादा चरना, ठीक है, तो गाय भैंस का चरना, इसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब होगा कैसे कि अगर मान लो कि घास है, घास को अगर गाय ने खा लिया या फिर पेड़ को खराब कर दिया तो क्या होगा, जमीन में जो उसकी पकड़ थी, रूट्स थे, वो मर जाएंगे। रूट की वजह से पकड़ नहीं रहेगी, और पकड़ नहीं रहेगी तो क्या होगा, लैंड वहां से बारिश के पानी के साथ बह जाएगी, ठीक है। दूसरा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अच्छी और उपजाऊ जमीन है, पर होता क्या है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फसल निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी जम जाता है, ठीक है, और पानी के जमा होने के वजह से यहाँ पे सॉइल में अल्किडिटी और सैल्टिडिटी बढ़ जाती है, और इस वजह से ये जमीन खराब हो जाती है। अब देखो होता क्या है, लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू द इंक्रीज ऑफ द salinity एंड अल्किनिटी इन अ सॉइल। अब होता क्या है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब कि पश्चिम साइड का जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे खेती अच्छी होती है। खेती अच्छी होने की वजह से वहां पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब खेती ली जाती है। पर खेती करने के लिए क्या किया जाता है, पानी का जमाव वहां पे हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे नदी भी है, वहां पे पानी का अच्छा खासा सोर्स अवेलेबल है। अब होता कैसा है कि खेतों में जब पानी जम जाता है तो क्या होता है कि वहां की जमीन पानी के साथ बह जाती है, और वहां की साल्टिडिटी और अल्किलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे वो साल्टिडिटी और अल्किलिटी बढ़ेगी, वहां के क्रॉप्स मतलब अच्छे नहीं बन पाते, खराब हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि पानी के जमाव की वजह से वहां पे अलग अलग टाइप के जो पानी के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो भी क्या होते हैं, वो वहाँ पे सड़ने लग जाते हैं, और जिससे खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पानी के बहाव की वजह से वहाँ की ज़मीन भी स्टेडी नहीं रह पाती है, वो दलदली रह जाती है, या फिर बोलो कि पानी के साथ बह जाती है। नेक्स्ट, अब कंजर्वेशन कैसे करेंगे? तो लैंड डिग्रेडेशन देख लिया हम लोगों ने, ओवर माइनिंग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, वाटर लॉगेज की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से हो रही थी। पर उसको अब हमको अगर करना है कंजर्व, यानी कि उसको बचाना है, लैंड को डिग्रेडेशन होने से बचाना है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है अफॉरेंटेशन, ठीक है, और प्रोग्राम मैनेजमेंट फॉर द ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प। अब कैसा है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि यहाँ पे ग्रेजिंग हो सकती है और हमको उसको बचाना है, तो हमको प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम क्या कर सके, ओवर ग्रेजिंग को रोक सके। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस बैल बकरी जो है इनको कटे हुए घास खिलाएंगे, ना कि चरने के लिए छोड़ देंगे। दूसरा, अफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, पेड़ बढ़ेंगे तो जमीन को पकड़ के रखेंगे, और जमीन पकड़ के रखेंगे तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। दूसरा, ग्रेजिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जमीन में पेड़ों के रूट्स रहेंगे, पौधों के रूट्स रहेंगे, और वो भी जमीन को पकड़ के रखेंगे। तो ग्रेजिंग को रोकने के लिए क्या करना है, हमको कटी हुई घास गाय भैंस को खिलानी है। नेक्स्ट, प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे। अब शेल्टर बेल्ट्स का क्या होता है, जैसे खेत, पता है खेत को उकरनी करते हैं, उसको खोदा जाता है। जब उसको खोदा जाता है तो खोदने के बाद उसकी मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी हो जाती है। अगर हवा आएगी तो क्या होगा, हवा आएगी तो उस मिट्टी को क्या कर सकती है, उड़ा के ले जा सकती है, ठीक है। अगर ज़्यादा जोर से हवा है तो वहाँ पे बवंडर बन सकते हैं, ठीक है, और मिट्टी इधर की उधर उड़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे बेल्ट, शेल्टर बेल्ट लगाएं, यानी कि जो भी खेत है उसके कॉर्नर से पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि अगर हवा आती भी है तो पेड़ क्या करेगी, जमीन को बचा के रखेगी, पकड़ के रखेगी, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास फाइनल हम लोग आ गए हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। पहला, अगर लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट
लैंड जो है उसको यूज करना शुरू करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो वेस्ट लैंड जो है वहां पे आप क्या करोगे, घास लगाओगे, वहां पे आप छोटे छोटे पौधे लगाओगे, पेड़ लगाने की कोशिश करोगे। दूसरा, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। आप क्या करोगे कि माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करोगे। आप कंट्रोल कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उस हिसाब से माइनिंग करवाएंगे, उससे ज़्यादा माइनिंग नहीं की जाएगी, यानी कि ओवर माइनिंग नहीं की जाएगी, है ना। नहीं तो क्या होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए माइनिंग पे माइनिंग माइनिंग पे माइनिंग करते हैं और ज़मीन पूरी तरह से अंदर से खोखली हो जाती है। दूसरा हो गया। तीसरा, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड वेस्टेज डिग्रेडेशन। ठीक है। तो सब अर्बन और अर्बन एरिया में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, वो जमीन के ऊपर नहीं आना चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके पहले के क्लास में आपने देखा था कि होता क्या है कि ये जो मतलब फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फोटो पहले की क्लास में से लिया हुआ फोटो है। तो इसमें क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट होता है, यानी जो भी इंडस्ट्री से मटेरियल निकलता है, खराब वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने के बाद उसको यूटिलाइज करने के लिए या फिर रीयूज करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह से अर्बन और सर्बन एरिया में क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वेस्ट मटेरियल का, फिर चाहे वो सीवेज रहो या फिर वाटर वेस्टेज रहो। तो इस तरह से आपको करना